हाय हेलो नमस्कार। वेलकम टू ज्योग्राफी। मानव भूगोल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग मानव भूगोल से संबंधित कुछ शब्दावलियों के विषय में चर्चा करेंगे। क्या होती है जन्म दर, क्या होती है मृत्यु दर। जन घनत्व के विषय में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। शिशु मृत्यु दर क्या होती है, जीवन प्रत्याशा क्या होती है, प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है, आयु और लिंग संरचना एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, जनसंख्या पिरामिड किस तरह से बनते हैं। इन सब विषयों में आज इस छोटे से वीडियो में आप सब कुछ जानेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में जो रिस्पांस दिया है, उस रिस्पांस के साथ हम लोग मानव भूगोल को बहुत ही आसानी से और इंटरेस्टिंग तरीके से ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो का जो पहला पॉइंट है वो है जनसंख्या का वितरण भविष्य में, द फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें हम लोगों ने ये जाना था इससे पहले वाले वीडियो में कि कहाँ जनसंख्या का सघन और कहाँ विरल जन घनत्व पाया जाता है। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि क्या भविष्य में भी यही रहेगा? नो, भविष्य में ये रहे ये संभव नहीं है, या फिर इसके लिए हम लोग श्योर नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं रहेगा भविष्य में? बिकॉज भविष्य में जो आज के विरल जनसंख्या क्षेत्र है, वहाँ पर यदि संसाधन मिलते हैं या अगर हम लोग उन क्षेत्रों को अपने रहने के अनुकूल बना लेते हैं, तो संभवतः सघन क्षेत्रों से विरल क्षेत्रों की ओर भी जनसंख्या का प्रवास बढ़ेगा और वहाँ पर भी जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। जैसे कि ठंडे क्षेत्रों की बात करें या उष्ण क्षेत्रों की बात करें, सबसे पहले शीत क्षेत्रों की बात करते हैं, तो पाया गया है कि आर्कटिक क्षेत्रों में भी रूस में गैस के और संसाधनों के कई सारे रिजर्व निकल के आ रहे हैं। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे आर्कटिक क्षेत्रों की बर्फ़ पिघल रही है और रूस को उसका फ़ायदा मिलेगा। रूस के उत्तरी पोर्ट खुलेंगे, तट वाले क्षेत्र खुलेंगे और बर्फ़ के पिघलने से संसाधन और ऑयल रिजर्व सामने आएंगे, तो वहाँ की पॉपुलेशन हो सकता है वहाँ शिफ्ट हो जाए। तो संभव है कि विश्वतरेखीय वन वाले क्षेत्रों में भी जिस प्रकार से वनों का विनाश मानव कर रहा है, वहाँ पर भी अधिवास बनते जाए। शुष्क क्षेत्रों में भी कई सारे रिसोर्सेस निकल रहे हैं। जैसे अभी आपने पिछले 4-5 सालों में देखा होगा कि बाड़मेर में भी ऑयल रिजर्व और गैस के रिजर्व निकले हैं। तो वहाँ पर भी जनसंख्या का अधिक संकेंद्रण, बाजार का अधिक संकेंद्रण और व्यापार वाणिज्य का अधिक संकेंद्रण होता जाएगा, जिससे जनसंख्या भी बढ़ती जाएगी। तो कहा नहीं जा सकता कि आज जो जनसंख्या का प्रतिरूप विश्व में हमें देखने को मिलता है वही प्रतिरूप हमेशा हमें देखने को मिले। नहीं, ये संभव ये हम लोग श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं। आने वाले समय में जहाँ पर आज विरल जनसंख्या है अथवा जहाँ अभी संभावनाएं बहुत सारी है, वहाँ पर भी जनसंख्या का विशाल हमें घनत्व देखने को मिल सकता है या जनसंख्या हमें मिल सकती है। अब बात करते हैं जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। सबसे पहली परिभाषा है बर्थ रेट किसे कहते हैं। आप कहते हैं ना जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, शिशु जन्म दर। हालांकि जन्म दर तो शिशु की होगी, शिशु मृत्यु दर हो गया, जीवन प्रत्याशा हो गया, या यूँ कहें प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है। तो आज हम इन सब के बारे में जानते हैं। देखो, जन्म दर जब भी पूछेंगे तो वर्ष भर में प्रति 1000 जीवित रहे शिशुओं की संख्या, मतलब 1 वर्ष का जो समय होगा, उस 1 वर्ष के समय में 1000 अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उस पर कितने बच्चे जीवित रहे। समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके शहर में 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक आपके शहर में लगभग 2000 बच्चे पैदा हुए। फिर हम लोग देखते हैं मरे कितने बच्चे हैं। तो बच्चे लगभग आपके बच्चे 50 जो हैं बच्चे वो मर गए। तो प्रति 1000 बच्चों में जीवित रहने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये अब आप निकाल सकते हैं। तो 1000 का हम लोग डेटा लेते हैं, द बेस डेटा इज़ 1000। 1000 में से 1 वर्ष में कितने बच्चे जीवित रहे, ये वहाँ की जन्म दर हो गई। किसी की 990 हो सकती है, किसी की 975 हो सकती है। अब जन्म दर कहाँ मतलब हम लोग सूचित करते हैं, जन्म दर अधिक है इसका मतलब है देश की चिकित्सा प्रणाली उच्च है। जन्म दर अधिक है इसका मतलब देश विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है। मतलब जहाँ पर बच्चे मर नहीं रहे हैं, बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ होकर के जीवित पैदा होते हैं, वो देश, इसका मतलब है विकास की ओर बढ़ रहा है और वहाँ का जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य इंडेक्स है, वो काफ़ी अच्छा रहा है। क्लियर बात है? बात करते हैं मृत्यु दर की या डेथ रेट की। तो 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या,
देखिए, ये शिशु मृत्यु दर नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, एक वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर मृतकों की संख्या, 1000 लोगों पे कितने लोग मरे, ये मृत्यु दर हो जाएगी। 10, 20, 50, 40, 100 ये हो सकता है। और जैसे जैसे मृत्यु दर का रेशो बढ़ेगा, देश की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह हो सकता है कि वहाँ की चिकित्सा प्रणाली ठीक नहीं चल रही है, या तो मतलब यहाँ पर लोगों के मरने की तादाद बढ़ी है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आने वाले समय में जब आप बुक्स में पढ़ेंगे तो आप ये 2020 के टाइम पीरियड को एक लैंडमार्क पढ़ेंगे कि कोरोना का जो समय था उसमें मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। आएगी बात समझ में? ये आपका एक हम लोगों ने कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल से हमने इसको रिलेट किया। जैसे कोरोना वाला जो समय चल रहा है इसमें लोगों की मृत्यु ज़्यादा हुई है। पहले 1000 लोगों पे एक वर्ष में 50 लोग एक साल में मरते थे, लेकिन अब इनकी संख्या 75 हो गई। तो 75 हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। क्लियर बात है? अब आपसे कभी कोई ये पूछ ले कि ये वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है ये बताइए, तो हमेशा पिछले साल वाला में इस साल वाला का जो अंतर होगा वो उसकी वृद्धि होगी। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल 50 लोग मरे थे और इस साल 75 लोग मरे, तो कितना अंतर रहा मरने का? तो 25 इज़ द जो है मेजर डिफरेंस। फिर हम लोग बात करेंगे शिशु मृत्यु दर की, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की। प्रति हजार जनसंख्या के पीछे एक वर्ष से नीचे की आयु के शिशु मृत्यु की संख्या, मतलब 1000 जो लोगों की जनसंख्या है उस पर एक वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं वो कितने मरे हैं, वो उसकी शिशु मृत्यु दर हो जाएगी। अब आप देखिएगा, जहाँ पर शिशु मृत्यु दर कम है वहाँ पे जनसंख्या के अंदर वयस्क लोगों का प्रतिशत बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। मतलब वहाँ पर वयस्क लोगों का परसेंटेज बढ़ रहा है तो वो देश ज़्यादा तेज गति से विकास करेगा। क्लियर बात है? अब आते हैं जीवन प्रत्याशा, या यूँ कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसको मैं अगर सिंपल परिभाषा में समझाऊं कि भारत के जो सारे लोग हैं वो औसतन 70 साल की उम्र में मरते हैं। फॉर एग्जांपल 70 ईयर्स की एज में मरते हैं, औसत निकाला है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब 70 में मरेंगे, कोई पहले मर सकता है और कोई बहुत बाद में भी जाके मर सकता है। ऑन एन एवरेज निकाला जाए तो ये हमारी जीवन प्रत्याशा होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। कोई भी पूछ ले जीवन प्रत्याशा का मतलब ये होता है, तो अब आपको ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये वो आयु नहीं है जिस पर अधिकांश लोग मरते हैं। अर्थात भारत में ये आयु 69 थी 2001 में, जबकि न्यूजीलैंड में 80। और इसका कारण क्या है भारत में ये रहने का? बिकॉज भारत में शिशु मृत्यु दर अधिक होती है। आप इस बात को समझिए कि भारत में शिशु मृत्यु दर अधिक होती है। अगर शिशु नहीं मरेंगे और शिशु जीवित रहेंगे तो आप सोचिए एक छोटा बच्चा ज़्यादा लंबे साल जिएगा, तो जब हम लोग जीवन प्रत्याशा निकालेंगे तो उसका मान अधिक आएगा। आप इस बात को समझिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट है। आपसे पूछ सकते हैं कि जिस देश में शिशु मृत्यु दर अगर अधिक है तो वहाँ जीवन प्रत्याशा कम होगी। इसको मैं आपको एक बात समझाता हूँ। ये देखिए, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और ये है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। देखिएगा, जैसे जैसे शिशु मृत्यु दर बढ़ेगी जीवन प्रत्याशा कम होती जाएगी। मतलब अगर हम लोग शिशु मृत्यु दर को यहाँ रखें तो जीवन प्रत्याशा यहाँ रहेगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। ये वाला वक्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, गिरता हुआ वक्र बनेगा। कहने का मेरा मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल दो जगह है, एक जगह 20 लोग हैं और एक जगह भी 20 लोग हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो जगह ए है वहाँ पर 20 के 20 लोग 50 साल के हैं, और जो जगह बी है वहाँ पर 20 में से 10 लोग तो अभी पैदा ही हुए हैं और 10 लोग आप ये मान के चलिए 50 साल के हैं। तो अब ए की तुलना में बी वाले लोग ज़्यादा जिएंगे क्योंकि अभी पैदा ही हुए हैं बहुत सारे लोग। तो बस कहने का मेरा मतलब यही रहा कि अगर शिशु मृत्यु दर कम है तो जीवन प्रत्याशा ऑन एन एवरेज बढ़ जाता है किसी भी देश का। अब आती है प्राकृतिक। तो मतलब प्राकृतिक वृद्धि का मेरा से कहने का मतलब होता है कि 1000 जनसंख्या में मृत्यु पर जन्म की अधिकता, 1000 जो पॉपुलेशन है इसमें से कितने मरे और कितने नए पैदा हुए। ये हमेशा देखो, मरने वालों की संख्या कम होगी, पैदा होने वालों की ज़्यादा होगी, तभी तो जनसंख्या बढ़ रही है। तो मृत्यु पर जन्म लेने वालों की जो अधिकता होगी वो कहलाएगा नेचुरल इंक्रीज, प्राकृतिक वृद्धि दर। अच्छा, एक बात और, इस 1000 में आप उनको शामिल नहीं करेंगे जो यहाँ से चले गए हैं या यहाँ आ गए हैं। प्रवास अप्रवास को उसमें शामिल आप नहीं कीजिएगा। तो ये हो जाएगा प्राकृतिक वृद्धि दर।
क्लियर बात है। अब हम आते हैं आयु और लिंग संरचना पर। प्रयास रहेगा आपका कम से कम समय खराब हो, हम जल्दी से जल्दी हर टॉपिक को इन शॉर्ट समझाएंगे। आप देखिए, आयु और लिंग के अनुसार जनसंख्या की रचना को आयु और लिंग संरचना माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तरफ तो हम लोग लिखते हैं आयु, ये देखिए हमेशा ग्राफ में इस तरफ तो लिखेंगे एज, ये हो गई 0 एज, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक, 60 तक, 60 70 तक, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये हो गया हमारा एज का। इधर तो हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, ये हो गई हमारी आयु। और इधर हम लोग लिखेंगे ये लिंग हो गया, यहाँ स्त्री हो सकती है या पुरुष हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्त्री पुरुष का इस तरह से हम लोग आयु लिंग संरचना को बना सकते हैं। मानवीय जनसंख्याओं की सार्वभौमिक विशेषताओं को समझने के लिए प्रजनन दर, मैंने बता दिया, जन्म दर कहते हैं, प्रजनन दर के अंदर हम लोग जन्म दर से ही उसको रिलेट करके देखेंगे। मृत्यु दर को मैंने अभी आपको बता ही दिया है। और प्रवसन मतलब होता है यहाँ से इमिग्रेशन, मतलब यहाँ से माइग्रेशन इमिग्रेशन जो होता है, जाना आना, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं। तो आयु संरचना को आयु समूहों में हमने बांटा है। 0 से लेके 15 वर्ष तक की आयु, ठीक है, 15 से 64 वर्ष तक की आयु, और 65 और उससे अधिक की आयु। आप देखिएगा 0 से 15 वर्ष की अगर आयु है तो वो देश, मतलब 0 से 15 वर्ष की जो एज के जो लोग हैं, अगर वो किसी देश में ज़्यादा हैं तो इसका मतलब वो है कि वो देश अभी जवान जनसंख्या वाला देश है, ठीक है, यंग पॉपुलेशन वाला देश है। वहीं अगर 15 से 64 साल की एज वाले लोगों की संख्या किसी देश में ज़्यादा है तो वहाँ पर कार्य करने वाले लोगों के वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। वहीं अगर 65 या उससे अधिक के लोगों की जनसंख्या जहाँ पे ज़्यादा होती है, वहाँ पॉपुलेशन पे एक हैवीनेस आ जाती है, क्योंकि अभी एक तो ये काम नहीं कर सकते ये लोग, और दूसरी बात है कि इनकी संख्या ज़्यादा है तो नए लोगों की संख्या कम हो रही है। इसका मतलब नए लोगों की संख्या कम हो रही तो भविष्य में पॉपुलेशन क्राइसिस आने की संभावना रहती है। जैसे भारत में आयु समूह में 15 से नीचे, 15 से 60 और इसके ऊपर के लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि भारत में सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु 60 है। और हम लोग देखते हैं कि भारत को हम लोग हमेशा यंग पॉपुलेशन के तौर पर देखते हैं। तो भारत में आप देखिएगा 0 से लेकर 30-35 तक की जो एज वाले जो लोग हैं उनकी जनसंख्या हमेशा ज़्यादा दिखाई जाती है। जबकि जितने भी आपके विकसित देश हैं, जैसे जर्मनी हो गया या यूरोपियन कंट्रीज़ में हो गया, अब चीन में भी हो रहा है, वहाँ पर बूढ़े लोगों की जनसंख्या पॉपुलेशन में ज़्यादा होती जा रही है। आगे जाके पॉपुलेशन क्राइसिस हो सकता है कि उनके वहाँ पर काम करने वाले लोगों की संख्या कम होती जाए। क्लियर बात है। अब आप देखिएगा कि प्रजनन दर और विभिन्न आयु वर्ग में जनसंख्या अनुपात को जब हम लोग देखते हैं तो इसमें कई सारे सामाजिक आर्थिक दशाएं आदि कार्य करते हैं। अब जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया वो यहाँ लिखा हुआ देखिए। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अधिकांश देशों में 2001 की अनुमानित जनगणना के अनुसार जनसंख्या केवल 20% भाग ही 15 वर्ष की आयु से कम का है। भारत में अपनी जनसंख्या का लगभग 33% लोग तो 15 वर्ष के नीचे हैं, देखिएगा, और मात्र 5.5% लोग ही 60 वर्ष के ऊपर है। मतलब हमारे यहाँ पर जो काम नहीं करने वाला जो एक पॉपुलेशन का पार्ट है उनकी संख्या धीरे धीरे कम है, लेकिन जो नए पैदा होने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि हमारा देश एक विकासशील देश है। और यहाँ पर क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 ईयर्स के आसपास ही दिखाई गई है, तो इससे ऊपर के लोग भारत में कम ही जीते हैं और यहाँ पर पैदा होने वालों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए भारत को यंग पॉपुलेशन वाला कंट्री कहा जाता है। क्लियर बात है। अब हम लोग आयु संरचना के अंदर इस पिरामिड को समझेंगे। तो आप देखिएगा इस पिरामिड को समझने के लिए आप थोड़ा सा इस फोन को टिल्ट कर लीजिए। तो हम लोग आयु संरचना, जनसंख्या के आयु संरचना के 4 प्रतिमानों को हम लोग मान सकते हैं। एक तो जब तीव्र वृद्धि हो रही हो, जब मंद वृद्धि हो रही हो, जब स्थिर हो गया हो, और जब मतलब कमी हो रही हो जनसंख्या में। क्लियर बात है। तो इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं। पहले आप इधर देखिएगा, हमेशा जब आयु पिरामिड या जनसंख्या का पिरामिड जब आप बनाएंगे, ये एक तरह का पिरामिड है, देखिए ट्रायंगुलर है। तो इस पिरामिड के राइट हैंड साइड में तो लिखते हैं हम लोग फीमेल और लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं हम लोग मेल। क्लियर बात है ना। राइट और लेफ्ट का आप ध्यान रखिएगा। अब आप देखिएगा नीचे जो इसका बेस बना हुआ है वो हमें दिखा रहा है पॉपुलेशन का प्रतिशत, कितने प्रतिशत लोग हैं, मतलब लोगों की संख्या दिखा रहा है। देखिएगा नीचे लोगों की संख्या है और यहाँ पे एज है। जो हमारा वाई एक्सिस है वो तो हमें दिखाता है एज को। फॉर एग्जांपल ये एज है और ये जनसंख्या का हमारा जो पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, ये ऐसे बढ़ेगा और यहाँ पे हमारी एज को शो कर रहा है। तो जो पहला वाला पिरामिड को आप देखिएगा,
तो पहले वाले पिरामिड में 0 से 4 वर्ष की आयु वाले लोगों की संख्या देखो। आप देखिए फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर, इसको आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो समझिए ये 2 लाख है, ये 4 लाख है, ये 6 लाख है, ये 8 लाख है। एक उदाहरण के लिए अगर मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे तो ये परसेंटेज दे रखा है, लेकिन मैं आपको समझाऊं तो 0 से 4 वाले लोगों की संख्या है 8 लाख, ठीक है। फिर 5 से 9 वाले लोगों की संख्या हो गई 7.5 लाख के आसपास, फिर 7 लाख, फिर 6 लाख, फिर जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे 80 प्लस वाले जो है लोगों की संख्या मात्र 5,000 या 10,000 ही बचेगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि बूढ़े लोगों की जनसंख्या कम हो रही है और नए पैदा होने वालों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये लोग आगे जाकर के यहाँ आएंगे, इसका मतलब जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ये हो गया तीव्र जनसंख्या वाला। इसमें से MCQ 100% बनेगा, क्योंकि इसमें से ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या का आयु पिरामिड कैसे बनेगा, तो आपको बताना है सीधा पिरामिड बनेगा। क्लियर बात है? इसके अंदर आधार तल तो नीचे रहेगा और शिखर ऊपर रहेगा। ये हो गया सीधा पिरामिड, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं मंद वृद्धि। यह अक्सर अमेरिका में देखी गई है। मंद वृद्धि वाले पिरामिड में आप देखिएगा कि पहले तो जनसंख्या वृद्धि हुई थी, जो लोग अब इस स्केल में आ गए हैं, लेकिन अब जनसंख्या कम बढ़ रही है। अब देखिए अब ये जैसे 4 लाख तक ही हुए हैं, लेकिन पहले 5-6 लाख तक की जनसंख्या बढ़ी थी, अब वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि अभी ये जो जनसंख्या बढ़ रही है ये बहुत कम बढ़ रही है, ये धीरे धीरे बढ़ रही है। इसे कहेंगे मध्य या यूँ कहें मंद वृद्धि वाला। फिर आता है स्थिर वृद्धि वाला। स्थिर वृद्धि अक्सर मैंने आपको बताया था यूरोप के विकसित देशों में हमें देखने को मिल सकती है। स्थिर वृद्धि में आप देखिएगा कि जो बूढ़े लोगों की संख्या और जो पैदा होने वालों की संख्या लगभग बराबर है, तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ ही नहीं रही है, ना कम हो रही है ना बढ़ रही है, बस ये उसी अनुपात में पैदा हो रहे हैं, उसी अनुपात में मर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं क्षयकारी। क्षयकारी के अंदर देखिएगा ये जो पश्चिमी जर्मनी की स्थिति है, जहाँ पर एक तरह का पॉपुलेशन क्राइसिस है, उसमें आप देखिए कि काम करने वालों की संख्या तो ज़्यादा है। ये वो लोग हैं जो 15 से लेकर के 60 तक के हैं, इनकी संख्या तो ज़्यादा है, और जो लोग वृद्ध हो चुके हैं उनकी संख्या भी एक अनुपात में ठीक है। लेकिन पैदा होने वालों की संख्या देखिए आप 2 लाख के आसपास ही रह गई, मतलब पैदा ही कम हो रहे हैं। जब पैदा ही कम होंगे इसका मतलब जनसंख्या में क्षयमान होगा, मतलब जनसंख्या कम होती जाएगी। क्लियर बात है? तो जनसंख्या से रिलेटेड ये 3-4 पिरामिड है, इनमें से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर बनते हैं। आप इन पिरामिड्स को भी अच्छे से देखिएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसमें अभी तक हमने जनसंख्या से रिलेटेड 80% पार्ट को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत के बाद जनसंख्या वाले चैप्टर को फिनिशिंग की ओर ले जाएंगे। तो आप ये पिरामिड वाला अगर आपको समझ में नहीं आता है या कोई कन्फ्यूज़न होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि पिरामिड वाला एक बार दोबारा बता दीजिए। एक मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको दोबारा समझा दूंगा। जनसंख्या में एक बार रिवाइज करा दूं, अगर तीव्र गति से वृद्धि होगी तो पिरामिड हमेशा ऐसा बनेगा, सीधा। क्लियर है? अगर जनसंख्या में मंद वृद्धि होती है तो नीचे वाला जो ये भाग है ये अब कम चौड़ा हो जाएगा। क्लियर बात है? ये कम चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो दिखाते हैं 0 से लेके 4 और 15 साल तक के लोगों को हम लोगों ने नीचे दिखाया है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें जो स्थिर जनसंख्या है उसका पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। इसका एग्जाम्पल ये रहा। और जो जहाँ पर जनसंख्या में क्षयमान वृद्धि होती है वहाँ पर पिरामिड में आप देखिएगा ऊपर हल्का सा चौड़ा होता है, लेकिन नीचे धीरे धीरे पतला होता जाता है, जिसका एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल है। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी जनसंख्या के पिरामिड को और ये सब देख लिया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे जनसंख्या से संबंधित इंपॉर्टेंट सिद्धांत। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।